हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। चलिए आज कुछ शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र, मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसके जनक कौन है, यानी इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसकी खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। ठीक। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हीमेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं या रुधिर विज्ञान कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? रुधिर विज्ञान, रुधिर। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन थे, इसके जनक कौन है? तो विलियम हार्वे। रुधिर का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको क्या कहते हैं? रुधिर विज्ञान या हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। आइए चलिए देखते हैं रुधिर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हम ब्लड को डिवाइड करेंगे मुख्य रूप से दो भाग में। कितने भागों में? दो भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले को कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, दूसरे को कहते हैं ब्लड कॉर्पल्स। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पल्स यानी ब्लड कणिकाएं। ठीक है। तो देखिए ब्लड प्लाज्मा जो है पूरे शरीर के ब्लड का लगभग 55% भाग होता है और ये पूरे ब्लड का लगभग 45% होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, एडल्ट स्वस्थ, लगभग 7 से 8% वजन का 7 से 8% क्या होता है? ब्लड होता है। यानी मान लीजिए हम 70 केजी के हैं तो 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में होता है। उस 5 से 6 लीटर का 55% भाग जो होता है ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% यानी 45% जो होता है ब्लड कॉर्पल्स होता है। देखिए ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है, इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक। ये प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से? तो एक होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। और क्या होता है? सीरम ग्लोबुलिन और सीरम एल्बुमिन। सीरम ग्लोबुलिन एंड सीरम। बच्चा बैठ जाइए आराम से, जो बदमाशी मत कीजिए।
एल्बुमिन। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? तो ये ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है, ब्लड को थक्का जमाने का कार्य करता है। कौन? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन। और सीरम एल्बुमिन क्या करता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का काम करता है। वहीं सीरम ग्लोबुलिन जो होता है एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन है। ये एक प्रकार का क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, यानी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। और इसका काम क्या है? सीरम एल्बुमिन जो है ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का काम करता है। क्या करता है? ऑस्मोटिक को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये हुआ आपका प्लाज्मा के बारे में कुछ जानकारी आपको हमने दिया। अब आइए चलते हैं ब्लड कॉर्पस। ब्लड कॉर्पस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले को कहते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर 2 होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। सॉरी, यहाँ भी सेल न लिख करके इसको अगर कॉर्पल्स लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉर्पल्स। ठीक है ना, क्योंकि ब्लड कॉर्पल्स ब्लड रक्त कणिकाएं हैं तो कणिका शब्द ही लिखने में उचित है। रेड ब्लड कॉर्पल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और एक होता है रक्त प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? लाल रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार के हो गया? सॉरी, ब्लड कॉर्पल्स कितने प्रकार के हो गया? 3 प्रकार के। लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, और क्या हो गया? यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर प्लेटलेट। आइए अब हम इसमें से जानते हैं 2 नंबर वाले के बारे में थोड़ा सा। ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसको वर्गीकृत करते, फिर आगे सबके काम पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, कितने % होता है पूरे ब्लड में, उसके बारे में जानेंगे। अगर आज नहीं हो पाएगा तो दूसरे टाइम में से उसको समझ लेंगे। तो पहले हम देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कि हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं कि आप लोग को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो। छोटा छोटा होता है तो हमको लगता है कि आप लोग आसानी से देख सकते हैं, देख पाते होंगे। चलिए, ये हो गया सारा इरेज। क्या बता रहे थे? व्हाइट ब्लड
कॉर्पल्स, जिसको WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, WBC भी बोलते हैं और वाइट ब्लड कॉर्पल्स भी बोलते हैं। तो ये देखिए, मुख्य रूप से इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाइड इनटू मेन टू कैटेगरी। नंबर 1 ग्रेन्युलोसाइट्स, एंड नंबर 2 agranulocytes, ठीक है, यानी कि कणिकामय और अकणिकामय। इसको क्या कहेंगे? अकणिकामय, अकणिकामय। ठीक है, और इसको कहते हैं कणिकामय। ठीक है, तो ये अब इसको भी देखिए हम वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। किसको? ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट, दोनों को हम वर्गीकृत करते हैं। इसको मुख्य रूप से 3 भाग में हम वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। नंबर 1 इओसिनोफिल, नंबर 2 वैसोफिल, नंबर 3 न्यूट्रोफिल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किए। नंबर 1 इओसिनोफिल, नंबर 2 वैसोफिल, नंबर 3 न्यूट्रोफिल। अब इसी तरह से अग्रेन्युलोसाइट्स को हम 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे, यानी क्लासिफाइड करेंगे। अग्रेन्युलोसाइट्स आर आल्सो classified into 2 category. Number 1 lymphocytes, and number 2 monocytes। ठीक है, कोई दिक्कत? तो व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स को मेनली 2 मेन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। वो 2 मेन कैटेगरी क्या है? तो granulocytes and agranulocytes. Of also granulocytes को we have classified into 3 category, यानी 3 भागों में, ब्रांचेज में डिवाइड करेंगे, eosinophil, basophil and neutrophil. Then agranulocytes यानी अकणिकामय को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1 lymphocytes और नंबर 2 monocytes। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे, इन सब के कार्य पढ़ेंगे, इसकी परसेंटेज पढ़ेंगे, और रेड ब्लड आरबीसी यानी उसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी के काम पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स के कार्य पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।